नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। वसई विरार बेल्ट में सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है, वो हितेंद्र ठाकुर जी का। आज हम उन्हीं से बातें करेंगे कि उनकी पार्टी क्या स्टैंड लेकर चुनाव का सामना करने जा रही है। नमस्कार सर। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी अब चुनाव का सामना करने जा रही है, कौन से अहम मुद्दे लेकर जा रहे हैं आपकी, इसके वजह से बहुजन विकास आघाड़ी को मतदाताओं ने वोट देना चाहिए? नहीं, अच्छे तरह से गवर्नमेंट चले और उस गवर्नमेंट में हमारा भी योगदान रहे। बेसिक मुद्दे आम आदमियों को जो आता है वो महंगाई, पानी, बिजली, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये जो सब मुद्दे ये लेके हम जा रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। वसई विरार या पालघर के इस बेल्ट में अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। वो रेल की बढ़ोतरी हो, धानु रेल चालू करना हमारे एमपी साहब ने। यहाँ के पानी का प्रश्न है। जब मैं एमएलए था बना उस वक्त 40 लाख लीटर पानी, मतलब 4 MLD पानी था। आज लगभग 150-160 MLD पानी पूरे तालुका में जाता है। 35-40 गुना पानी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बस्ती भी बढ़ी है। तो अलग अलग स्कीम आगे भी चालू रखी है। एक अभी हम जो नई स्कीम कर रहे हैं, डैम ही लिया है, एक स्कीम चालू है एक 279 करोड़ की। उसमें हमारे दोनों एमएलए विलास तरे और क्षितिज ने 134 करोड़ 50 लाख रुपया ग्रांट मिला के दी गवर्नमेंट की। उसका अभी 6-8 महीने में पानी आएगा। दूसरा, आगे के फ्यूचर का देख के एक डैम जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती क्योंकि बैकलॉग नहीं है, तो उसके लिए जैसे ही परमिशन आई तो आधे घंटे में 150 करोड़ कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट को दिया फॉरेस्ट का पैसा भरने को। उसमें फॉरेस्ट की लाइन थी और आगे और 300-400 करोड़ रुपया जो भी गवर्नमेंट का एस्टिमेट होगा उस हिसाब से देगी। तो उस डैम में से लगभग वो डैम और 22 बंद ऐसे जो बनाने हैं, तो उसमें से 400-500 MLD पानी मिलेगा। MMRD एक स्कीम कर रही है 185 MLD, उसमें वसई तालुका को मिलने वाला है, मतलब 18.5 करोड़ लीटर दिन का पानी उसमें से आएगा। एक सुसरी डैम करके उसके लिए 16 करोड़ रुपया हमने गवर्नमेंट को दिया है, प्लान, एस्टीमेट, सर्वे करने के लिए। तो वो आता है, तो एक के पीछे एक ये सब है। ये 6-8 महीने के बाद आते 25-30-40 साल तक वसई तालुका में कोई पानी का नहीं। तो आगे का भी सोचता है, जैसे आबादी बढ़ती है वैसा पहले ही स्टेप लेके वो सॉल्व करने का। दोनों एमएलए ने 3 से 7 करोड़ रुपया लाया है MSCB के लिए। सब स्टेशन, स्विचिंग स्टेशन, केबल, पोल, वायरिंग, अंडरग्राउंड केबल, ऐसे वो काम है। और उसके साथ साथ हम लोग बचपन से सुनते आए कि लाइट गई तो पड़गा से गई। पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में एक ही बोलते थे। तो वो जो पड़गा का सब स्टेशन जितने कैपेसिटी का है उतने कैपेसिटी का सब स्टेशन यहाँ पे पास करा के लिया है। उसके लिए जगह 12 एकड़ जगह हम लोगों ने प्राइवेट निगोसिएशन में MSCB को मिला के दी। कॉरपोरेशन ने उनको जो बेनिफिट देने थे, जिनकी जगह एक्वायर की ली, उनको वो बेनिफिट भी दे दिए। तो वो होने से आज बिजली का प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व होएगा। तो परिवहन सेवा हम लोगों ने चालू किया। आज 119 बस दौड़ रही है। 346 बस के लिए 193 करोड़ का प्रपोजल हमने स्टेट गवर्नमेंट से पास करवा के सेंट्रल को दिया, उधर भी पास हो गया। तो अभी 1-2 महीने में 346 में से 100 बस जिसके ऑर्डर दिए, तो वो 1-2 महीने में आएगी। तो और इम्प्रूवमेंट वो परिवहन सेवा में होगा। रिंग रोड लिया है कि वसई तालुका में वो रिंग रोड, उसका काम भी 35 करोड़ रुपए का फिलिंग का काम चालू हो गया। वो रिंग रोड बनने से कहीं से भी कहीं पे भी आधे घंटे में आदमी वसई तालुका का पहुंच सकता है। और उसको लग के जो अप्रोच रोड है, मतलब हाईवे से लेके अरनाला तक, विरार हाईवे से अरनाला, छोपारा हाईवे से निर्मल, वसई के दोनों हाईवे से वसई गाँव, नायगांव के हाईवे से लेके नायगांव वेस्ट तक, तो ये रास्ते भी पूरे करवा लिए। एक छोपारे का काम चालू है, नायगांव का काम चालू होगा। और उसके साथ साथ डायरेक्ट मुंबई में जाने के लिए MMRDA ने स्टूप कंसल्टेंसी करके अपॉइंट की थी। उसने
नायगांव से वाया मीरा भाईंदर मुंबई डायरेक्ट घुसने के लिए वो खाड़ी पे ब्रिज बनाना और अप्रोच रोड बनाना, प्राइमरी एस्टिमेट उसका 700 करोड़ का दिया, तो वो भी पाइपलाइन में। तो ऐसे हर जगह पे हर क्षेत्र में काम कर। आज कॉलेज चला रहे हैं तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉलेज है, जूनियर कॉलेज में 6-6,500 बच्चों को 11वीं में एडमिशन देते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा कोर्सेज अपने कॉलेज में चलते हैं। तो बच्चों का वो प्रॉब्लम भी। लेकिन इतना आपने काम किया है, पूरा माहौल बदल दिया है आपके काम की वजह से, फिर भी लोकसभा में जिस तरह से आप लहर रोकने में नाकामयाब रहे मोदी जी की, क्या लगता है फिर ये लोकसभा में लहर थी, ये बात सही है, लेकिन वो लहर का इफेक्ट कितना हुआ? और एंटी वेव थी एक, मतलब बाजू से लहर रहना ये एक बात है, लेकिन कांग्रेस पे थोड़ा गुस्सा था लोगों का कि कांग्रेस के अच्छे काम सामने ही आए नहीं या बोले गए नहीं। जो अच्छे काम किए थे वो लोगों के सामने आए नहीं, लेकिन बुरे काम 3G स्कैम हो, कोलजी हो, वो राष्ट्रकुल स्पोर्ट्स का हो, इससे ज़्यादा हैमर लोगों पे किए। वो सक्सेस हो गई बीजेपी उसमें, और उसका पटका हमको भी लगा। लेकिन आप तो आपकी तो पार्टी अलग हमारा अलायंस था कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ अलायंस था। तो क्या लगता है ये गलती हुई कांग्रेस के साथ अलायंस किया हो? अभी ठीक था गलत था ये बात चर्चा करके नहीं, हारे ये बात सही है, हारे ये बात सही है। आज हम वापस जा रहे हैं लोगों के सामने, और गारंटेड एक अच्छा माहौल है, चुन के आने के लिए ही जा रहे हैं और चुन के आएंगे, क्योंकि सब क्षेत्र में MLA, MP, हमारी कॉरपोरेशन, ऐसे सभी ने मिलके अच्छा काम किया है। आज मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि 2,500 रुपया प्रति वर्ष, मतलब कोई लाख रुपए के अंदर इनकम हो तो पहली से चौथी तक 2,500 रुपया हम उनके बच्चों के पेरेंट्स को देते हैं। 5वीं से 10वीं तक 5-5 हज़ार रुपया देते हैं उनके पढ़ाई के लिए। 11वीं 12वीं में 10-10 हज़ार, FY SY TY में 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, और 20-20 हज़ार अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। कोई बेसहारा औरत है तो उनको प्रतिमा 2,000 रुपया देते हैं। विधवा, छोड़ी हुई, डिवोर्सी, ऐसी लेडी के 2 बच्चियों की शादी के लिए 25-25 हज़ार रुपया देते हैं। सीनियर सिटीजन के क्लब को उनका खर्चा चलाने के लिए कॉरपोरेशन के माध्यम से पैसा दिया जाता है। हमारे बच्चे अगर वसई तालुका के नेशनल को जाता है तो लाख रुपए तक उसको देते हैं। 2 लाख एशियाड या राष्ट्रकुल में, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, या फिर ओलंपिक वर्ल्ड कप में जाते हैं तो 3 लाख रुपया। आपने तो काम तो बहुत किया है, काम तो दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से भी दिख रहा है। फिर भी आपको क्यों फिर से खड़ा होना पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में? क्योंकि आपने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अभी। मैंने कब कहा था? ऑन दी काउंट्री 2-3 साल पहले CM साहब पृथ्वीराज जी चौहान और आदरणीय अभी वो स्वर्गवासी हो गए विलासराव जी देशमुख, तो 3 साल पहले मैंने बोला था कि मैंने ब्रेक लिया है 5 साल का, मैंने ब्रेक लिया है। उसमें मैं स्कूल, कॉलेजेस और दूसरे काम जो निपटाने वो कर रहा हूँ। अगले टाइम में MLA बनने वाला हूँ। मैंने ये वक्त इलेक्शन लड़ने का पहले ही डिक्लेयर किया है। लेकिन क्या ये तो वजह नहीं कि आप अगर नहीं रहते तो बाकी के लोगों पर आप पर जितना विश्वास है उतना विश्वास बाकी के कार्यकर्ताओं के पर नहीं है और वो चुनकर नहीं जा सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं था तो भी 2 MLA तो चुन के दिए ही लोगों ने, MP चुन के दिया। एक की हार भी हुई थी, लेकिन एक की हार हो गई ना। वो मुद्दे पे या अच्छे कैंडिडेट थे इसलिए हार नहीं हुई थी। वो एक कॉरपोरेशन के खिलाफ, वो पेड़ पे टैक्स लगेगा, गधे पे लगेगा, घोड़े पे लगेगा, बकरी पे लगेगा, कंपाउंड पे लगेगा, उठले पे लगेगा, इस तरह का झूठा प्रचार किया गया। हमारे इधर टैक्स बढ़ने का तो छोड़ो, 5 साल में टैक्स नहीं बढ़ा, बाजू के ग्राम पंचायतों में टैक्स बढ़ा। और उसके आगे जाके बोलता हूँ तो अभी तो कॉरपोरेशन ने स्कीम लाई है, 5 साल का टैक्स आप भरो तो 15% आपको कंसेशन है। तो कई लोगों ने 5 साल का मतलब, और 5 साल तो हो गए और 5 साल, तो सवाल ही नहीं उठता टैक्स बढ़ने का। और एक आप समझ लो कि हाउस टैक्स ये कॉरपोरेशन के इनकम का सोर्स नहीं रहता।
कॉरपोरेशन के अलग अलग सोर्सेस है, उसमें से हम ज़्यादा में ज़्यादा इनकम कैसा है, ग्रांट कैसे लाई, जो मैंने बोला कि 134 करोड़ 50 लाख रुपया पानी के लिए ग्रांट लाई। 193 करोड़ के बस का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ बसों पे 80%, कुछ बसों पे 75%, मतलब हमारा जाएगा 20%, कुछ जगह 25%, बाकी तो सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे। आज हमारा सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट सिटी पास हुई थी, उसमें से 550 करोड़ रुपया। तो अभी 550 करोड़ में से 100 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन को मिला। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू हुआ है, कचरा उठाने वाले कॉम्पैक्टर आ गए, मशीनरी आ गई, वो 100 करोड़ में से वो अभी बंद हो गया। तो हम लोगों ने दूसरी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कहा गया कि ये अभी स्कीम बंद कर रहे, तो दूसरे स्कीम में 1234 करोड़ का पूरे तालुका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब पानी जो छोड़ना है या रीयूज करना है वो इंडस्ट्री या खेती बाड़ी के लिए, पेड़ के लिए, तो उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्लस अंडरग्राउंड सीवरेज, इसके लिए 1234 करोड़ का डाला। और जो मैंने पानी का बोला, इतनी जो सब पानी की स्कीम आ रही है, तो उसके लिए 1495 करोड़, मतलब 1500 लगभग, और ये बात तो 2700 करोड़ से ऊपर तो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट गए हुए हैं, अलग अलग जगह पे से पैसा। वो तालाब का सुशोभीकरण निर्मल, उसके लिए 7 करोड़ लाए थे। लेकिन इतने काम करने के बाद भी एक क्यों आरोप होता है कि आप जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के हित के लिए करते हैं, लोगों को जो काम चाहिए वो काम नहीं होते? ऐसा कोई भी काम बोले, ये पानी का स्कीम एक के पीछे एक करना क्या कॉन्ट्रैक्टर का हित है? रिंग रोड करना क्या कॉन्ट्रैक्टर का हित है? मेरे घर में से कोई कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, पहली बात तो ये बता दूं आपको, और कॉन्ट्रैक्टर के हितों में काम करने का सवाल ही नहीं। लोग जो बोलते हैं कि ये रास्ता करो, ये गार्डन करो, ये स्विमिंग पूल बनाए, जो लोगों ने बोला, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अभी मेरे को बोलो, बच्चों को ओलंपिक तक जाते हैं 3 लाख देना है, क्या कॉन्ट्रैक्टर का काम हुआ? वो किसी बेसहारा औरत को 2000 रुपया प्रति माह देना, ये क्या कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया? सीनियर सिटीजन को ग्रांट देना, लाइब्रेरी चला रहे वाचनालय, उनको हम ग्रांट देते हैं ABC क्लास के हिसाब से, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्टर का काम हुआ? क्या लगता है? डायलिसिस के लिए हर पेशेंट को हम 350 रुपया देते, हर डायलिसिस के लिए, मतलब 700 रुपये में, 600 रुपये में, 800 रुपये में, हमारे यहाँ तो 350 रुपये में डायलिसिस करते, और वो 350 रुपया पेशेंट को डायलिसिस के लिए देते। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्टर का हित का निर्णय है? क्या आपको लगता है ये विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, इसलिए बिना मतलब के मुद्दे खड़े कर रहे हैं? एक तो सीधी बात है, विपक्ष मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा तो वो विपक्ष में कैसा रहेगा? तो इलेक्शन आया तो सब ये बात करते ही है। आप इस बार अब तक के आपके चुनाव में पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, आपका पूरा जो प्रभाव क्षेत्र है वसई विरार, उससे आगे भी आपने किए, क्या वजह है? मैं भी अभी वैसे तो सीनियर हो गया, 25 साल हो गए, 25 साल पहले MLA बना था, 20 साल MLA रह चुका हूँ। आजू बाजू के लोग जो काम देखते हैं, हमारे इधर रहते हैं, हमारे इधर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने को बढ़ना चाहिए। मेरे को अच्छे मित्र मिले आजू बाजू से, बाहर से मिले, कि उनको भी दूसरे जगह कहीं जाना नहीं है, तो आ गए। उन्होंने बोला कि एक्सपांशन करना चाहिए, और खाली 2 और 3 MLA में हम कुछ अच्छी डिसीजन नहीं ले सकते, तो अपने जितने ज़्यादा आए तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रहेगा कि खाली 2 MLA MP या मैं अकेला था। मैं जब विलासराव जी देशमुख पे, उनके गवर्नमेंट पे अविश्वास का नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो उस वक्त मेरे एक वोट के लिए मैंने 268 करोड़ रुपया पानी के लिए लाया था। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टर के हित में था या लोगों के हित में था? अच्छा, वो काम तो MJP ने किया, हमारा नगर पालिका ने नहीं किया था, तो उनको मालूम उनको कुछ फायदा हुआ क्या? आरोप करना इजी रहता है। तो एक दबाव रखने के हिसाब से ज्यादा में ज्यादा MLA कैसे चुन के आवे,
और ज्यादा में ज्यादा अच्छे काम अपने यहाँ पे कैसे हो वो देखना है। कितना आप सोचते हैं कि कितना आपके पार्टी के विधायक चुनकर आएंगे, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? अच्छे खासे आएंगे। आज की तारीख में पालघर डिस्ट्रिक्ट में तो हम एक नंबर रहेंगे। मतलब हमारे 2 एमएलए, मैं खुद खड़ा रह रहा हूँ, मनीषा जी निमकर जो शिवसेना की विधायक थी, उन्होंने अच्छा काम किया था है और मिनिस्टर रह चुके हैं, वो हमसे हमारे पार्टी से जुड़ी 3 बार एमएलए रहने वाली कोई महिला अगर हम पे विश्वास रखती है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा चल रहा है। इसका मतलब जिस तरह से आघाड़ी टूटी है राज्य स्तर पर, महायुति टूटी है, इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिश पार्टियां होने के बाद भी आपके पास लोग अगर जुड़ रहे, तो क्या लगता है कि आपके पार्टी का भरोसा बड़ा है? तो देखा है लोगों ने इतने सालों में। आपने बोला कॉन्ट्रैक्टर का हित वगैरह, लेकिन मेरे पे आज तक एक भी करप्शन का आरोप किसी ने किया नहीं। प्रूव करना लंबे की बात है। और जो लोग हैं आम आदमी है, उनको मालूम है हितेंद्र ठाकुर क्या है, उनको मालूम है, तो उसी हिसाब से काम चल रहा है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पूरे पालघर जिले की है तो पाइप द्वारा गैस, उसका टेक्निकल ब्लीड, प्री ब्लीड, फाइनल ब्लीड, ऐसा 5, 7, 8 लास्ट 2-2.5 साल से हमारे एमपी पीछे लग के वो पास करके लिया। गए महीने में वो फाइनल हुआ, 5-6 उनके अलग अलग ब्लीड, तो उसके वजह से आज घर घर में गैस जाएगा पाइप से। दूसरा तो रिजनेबल कॉस्ट में आएगा। दूसरा सीएनजी पीएनजी के अगर पंप गिरते तो आज जो 85 रुपीज लीटर का पेट्रोल जितना माइलेज देता है, उतना माइलेज के लिए ये सीएनजी पीएनजी 35 रुपये में काम करेगा। तो 65% लोगों का पैसा बचेगा। नए उद्योग आएंगे, इंडस्ट्री आएगी नई, कि अगर सस्ता फ्यूल मिलता है, गैस अगर इंडस्ट्री को मिलता है तो है वो इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा, कुछ नई आएगी, उधर डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। कुछ जगह पे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट खड़े रहेंगे लोकल लोगों के, तो उस वजह से भी आय बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्षितिज ठाकुर ने सीएम साहब को एक प्रेजेंटेशन दिया था। नाइट फ्रैंक करके एक बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, ये जो गोगटे सॉल्ट है विरार, सोपारा और वसई के बीच में, तो उधर एक 1500 एकड़ का जो लैंड है, उसमें 100-125 एकड़ पे जन्म होता है आदमी को तो पहला अस्पताल लगता है, तो हेल्थ सिटी खड़ी करने की, बाद में एजुकेशन लेने का तो 100-125 एकड़ में एजुकेशन सिटी, मतलब उसमें सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी स्टेट बोर्ड के साथ साथ, और बाद में फॉरेन का कोई यूनिवर्सिटी आती है तो वो यूनिवर्सिटी पूरा एजुकेशन सिटी तिकड़े वो उधर करने का। उसके बाद स्पोर्ट्स सिटी करना, 100-125 एकड़ में ओलंपिक में जितने गेम चलते उतने सब स्पोर्ट्स के लिए उधर हब बनाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यहाँ पे अपने देश में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाद में कुछ कमर्शियल, क्योंकि इधर से रोज 5 लाख लोग ट्रेन से नौकरी करने को जाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को सोने के लिए आते, तो एक आईटीएस मतलब आईटी इनेबल सर्विसेज, कमर्शियल म्हणजे फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, बैंकिंग हो या दूसरे, उनके लिए स्पेस तैयार करना, बैक ऑफिस, केपीओ, बीपीओ, इस तरह का सब चालू हुआ तो रोजगार इधर आ जाएगा। इसके साथ साथ लग के कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के जैसे इधर आदमी अगर कमाता है कुछ तो खर्चा करने के लिए भी इधर ही, तो कुछ मॉल होगा, हब होगा, इतनी बड़ी कंपनी आती है तो 4 होटल आएगी। और उसके साथ साथ स्ट्रीट पे आम आदमी के लिए जो फेरी वाले हॉकर्स वगैरह का जो प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जैसे बैंड्रा में लिंकिंग रोड पे फैशन स्ट्रीट बनी है, मतलब उधर जूते से लेके, पर्स से लेके, वड़ा पाव से लेके कोई भी आइटम मिलता है, वैसी बिल्डिंग फेसिंग छोटी छोटी स्ट्रीट बनाने की दुकान, तो उससे आम आदमी को भी रोजगार मिलेगा। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो नाइट फ्रैंक ने कहा है उस हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 से 2.5 लाख रोजगार वसई तालुका में एक हब में
क्रिएट हो सकता है और नॉन पॉलिटिंग टोटल करने के वजह से मतलब लोगों को भी उसका कुछ इफेक्ट नहीं आए। ऐसा वो सीएम साहब को प्रेजेंटेशन दिया, उधर कहा गया ये तो महाराष्ट्र सरकार करे, MMRDA करे या फिर हमारी कॉरपोरेशन भी जिम्मेदारी। तो बैंड्रा कुर्ला टाइप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हब डेवलप करने के लिए ये लीजिए, ऐसा रिमार्क सीएम साहब ने मारा, वो आने से भी एक अलग इफेक्ट आएगा। जिस तरह से आपने एक इतने बड़े विकास का पहाड़ खड़ा किया है, क्या लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी चुनाव के बाद, क्योंकि आपके तो सभी पार्टियों में मित्र है, बड़े बड़े एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तो सेना है, बीजेपी है, आरपीआई है, सब में मित्र है मेरे। तो इलेक्शन के बाद आप किससे जुड़ सकते हैं? ऐसा कुछ सोचा है कि इनके साथ हम जुड़ सकते हैं? ऐसा अभी कुछ नहीं सोचा, हम सब बैठ के निर्णय लेते हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस और एनसीपी एक अलग चेहरा है, बीजेपी शिवसेना एक अलग चेहरा है, एक सांप्रदायिक चेहरा और एक विकास का चेहरा, इस तरह की जो मैं कभी सांप्रदायिक चेहरे के साथ आज तक गया नहीं। 95 में भी सेना बीजेपी का राज था, मेरी मैत्री थी, है, रहेगी, आगे देखते। लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि आप कुछ भी हो, सेना बीजेपी की अगर सरकार आती है तो नहीं जाएगा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो एमएलए हमारे चुन के आएंगे उन सभी लोगों का, या जो चुन के नहीं भी आए, ऐसा तो नहीं है कि हमने खड़े किए और सब चुन के आए। 40 से ऊपर हमने कैंडिडेट खड़े किए, चुन के आए हुए या ना चुन के आए, सभी क्षेत्र का विकास कैसा कर सकते हैं हमारे पार्टी के माध्यम से, और उसको प्रायोरिटी देने वाले अच्छे लोग, और सभी लोगों को, महाराष्ट्र की सभी जनता को अच्छे से विश्वास देके एक अच्छा सरकार दे, ऐसी आशा इन पार्टियों से मैं करता हूँ। ओके, धन्यवाद। ये थे हितेंद्र ठाकुर। उन्होंने ये साफ किया है कि कुछ भी हो जाए अपने क्षेत्र के विकास के लिए कदम बढ़ाएंगे, लेकिन शिवसेना भाजपा जैसे सांप्रदायिक चेहरे वाली पार्टियों के साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।